हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो हमारा चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कई बच्चे मैंने देखा है कि जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिर्फ उसी के नोट्स बनाते हैं, उसमें भी थ्योरी कम कर देते हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिस्की है, वैसे भी रिस्की है। अगर आपके पास, अब मैं भी आपको कोई टॉपिक समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन वो आपके दिमाग से कुछ टाइम के बाद निकल जाएंगी। तो उसके बाद आप जब रिवीजन करोगे तो अपने नोट से करोगे, बार बार आप वीडियोस को नहीं देख सकते, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो अगर आपने नोट्स में प्रॉपर थियरी नहीं लिखी हुई है जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए वापस पढ़ने पर काफ़ी टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम देगा। इसलिए थियरी को बहुत केयरफुली लिखना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर मेंशन करो थियरी में, जो आप अपने नोटबुक में बना रहे हो। तो कई सारे पॉइंट्स टॉपिक ऐसे आते हैं जिसमें मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ, बोल देता हूँ कि यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, लेकिन मैं वो लिखवाता नहीं हूँ। तो उन पॉइंट्स को भी लिखना ज़रूरी है। शॉर्ट में लिखो, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखो, जितना ईजीली और एफिशिएंटली लिख सकते हो लिखो, लेकिन लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो पॉइंट्स आपके दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे। तो ये मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए ध्यान रखना। जैसे इस टॉपिक में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन सारी चीज़ें लिखवाने वाला नहीं हूँ। तो जो चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई हैं उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी हैं, उनको मेंशन अपनी थियरी में ज़रूर कर लेना। ओके, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको पूरी इसकी लॉजिक समझाता हूँ। बेसिकली जो पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डीसी का मेजरमेंट किस टाइप से होता है, एसी का मेजरमेंट किस टाइप से होता है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि डीसी के जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हर पॉइंट पर, हर सेकंड पे अलग अलग आती है, उसको हम वैसे मेज़र नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो डीसी, और ये हर क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल है, हर चीज़ में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं जब भी किसी का मेजरमेंट करते हैं। तो वो ठीक है। अब एवरेज वैल्यू हम डीसी के केस में कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो गैलोरीमीटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक फिनोमेना पे बेस्ड होते हैं। गैलोरीमीटर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमेना पे बेस्ड है, वहाँ से हम मीन वैल्यू मेज़र करते हैं। और उस फिनोमेना में, तो उन डिवाइसेस में कोई भी हीट जनरेट होने का रीज़न नहीं होता, अदर एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू लॉसेज, वहाँ पे कोई हीट का मेन सोर्स नहीं होता, तो इसलिए उनको हम कोल्ड वायर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो कोल्ड वायर इंस्ट्रूमेंट से मीन वैल्यू मेज़र करी जाती है डीसी की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एसी में हम मीन वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल की मीन वैल्यू 0 आती है, तो हम मीन वैल्यू से एसी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने आरएमएस का कंसेप्ट निकाला है, ताकि वो 0 वाला प्रॉब्लम हट जाए, नेगेटिव पोर्शन जो आता है उसका प्रॉब्लम हट जाए और हम आराम से एवरेज ले सकें। तो आरएमएस भी एक एवरेज का टाइप है, लेकिन थोड़ा एक स्पेसिफिक टाइप का एवरेज है वो, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है। और ये जो वैल्यू मेज़र करी जाती है एसी के लिए, ये बेस्ड होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कंसेप्ट पर। और ऑब्वियसली वहाँ पर नेम से पता चल रहा है कि हीट का वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो इस वजह से इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो आरएमएस वैल्यू मेज़र करते हैं एसी की, उनको हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं या हॉट वायर मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये इसकी बेसिक थ्योरी थी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखवा भी देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current यानी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर टाइप, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर टाइप cannot measure alternating current because they measure mean value या एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज एक ही बात है, which is zero for one cycle of AC, full stop. Hence different set of instruments based on the phenomena of heating effect of electric current
electric current, heating effect of electric current are used for AC measurement, for RMS measurement of AC, for RMS measurements of AC. ओके तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक आध पॉइंट आपको मिले, या मैं आगे के टॉपिक्स के लिए या पीछे के टॉपिक्स के लिए बताया है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिया लेकिन वो लिखा नहीं है, तो उसके लिए केयरफुल रहना, वो आपको अपनी तरफ से लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमने थोड़ा सारी थियरी वगैरह की बात कर ली है, अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो डिफरेंट पैसिव एलिमेंट्स हैं, जो फेमस 3 एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, उन सब की स्टडी हम लास्ट चैप्टर तक कर चुके हैं। वो एसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो डीसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं तो हमने देखा हुआ है पिछले चैप्टर्स तक। अब वो एसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं ये हमें देखना है। तो उसमें पहला हम देखेंगे रेजिस्टेंस या रजिस्टर के साथ एसी कैसा बिहेव करता है। तो ये है टॉपिक, एसी थ्रू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी सिंपल एक रेजिस्टेंस के साथ एसी अप्लाई करने पर कैसा बिहेव करती है। तो इसके सर्किट में एक सिंपल हमने वोल्टेज सोर्स एसी का लगाया हुआ है विद अ रजिस्टर जिसकी वैल्यू आर है। ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स हमें एक रेफरेंस के लिए लेना है, क्या वैल्यू आप लेना चाहते हो, तो हम साइन वैल्यू ले लेते हैं वोल्टेज के लिए। तो रेफरेंस के लिए हमने वोल्टेज ले लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी ले सकते हैं, वी नॉट कॉस ओमेगा टी भी ले सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 भी ले सकते हैं, आई करंट भी ले सकते हैं। उन सब से जो बेसिक चीज़ कंसेप्ट है वो सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे कोई भी मतलब सिंपलीफिकेशन के लिए वोल्टेज ले लिया है ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के फंक्शन में। ओके, करंट यहाँ पे सपोज किसी रैंडम टाइम पर आई फ्लो हो रही है, टी टाइम पर करंट है आई, और यहाँ पे आर पे जो वोल्टेज आ जाएगा वो वी आर होगा। और क्योंकि और कुछ यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यानी इस सर्किट का इंडक्टेंस ज़ीरो है, कैपेसिटेंस ज़ीरो है, सिर्फ रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो जो वोल्टेज है वो सोर्स का वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर होगा। ओके ठीक है। ओके, अब हमें करंट निकालनी है इससे। तो करंट का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर सिंपली, और वी है यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर हो जाएगा। और वी नॉट अपॉन आर का मतलब हुआ मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस आपको इन डेरिवेशंस में यही करना है कि आपको रेफरेंस के लिए वोल्टेज मिल गया, अब आपको करंट निकालनी है और चेक करना है कि उन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। लीड और लैग का कंसेप्ट मैं आगे समझाऊंगा अभी और डिटेल में, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे दोनों का फेज कंपेयर करो। जो वोल्टेज का फेज था वो आई ओमेगा टी था, और करंट का फेज भी ओमेगा टी है, यानी there is no phase difference between current and voltage, hence no one is leading, no one is lagging. लीडिंग लैगिंग चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। और इसके बाद हम निकालेंगे इस डेरिवेशन में पावर, और बेसिकली हमें एवरेज पावर निकालनी होती है। उसके लिए पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब इसका एवरेज निकालते हैं। ये तो थी इंस्टेंटेनियस पावर। कैसे पता? क्योंकि इसमें टाइम का फंक्शन आ रहा है, टाइम का फंक्शन आ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब एवरेज पावर चाहिए अपने को। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूले में क्वांटिटीज़ लिखी हैं उनका एवरेज लेना पड़ेगा, और किसी भी कांस्टेंट का एवरेज वही वैल्यू होती है। जैसे आपसे पूछा जाए अगर 5 का एवरेज क्या है, 5 का एवरेज 5 होता है, पाई का एवरेज पाई होता है, ठीक है। जो कांस्टेंट चीज़ है उनका एवरेज वही होता है। तो वी नॉट यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है तो वो कांस्टेंट होगा, पीक वोल्टेज कांस्टेंट होता है। पीक कोई भी क्वांटिटी वो कांस्टेंट होती है। तो पीक वोल्टेज कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा। करंट भी पीक है यहाँ पे आई नॉट, तो वो भी सेम रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी का फंक्शन है, यानी ये कांस्टेंट नहीं है, इसका एवरेज हमें चाहिए होगा। अब ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैथमेटिकल टूल्स के कुछ पॉइंट्स में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है 1/2। तो यहाँ से पी एवरेज आ जाएगा वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। एंड ऑल्सो वी नो दैट वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है। सेम फॉर आई आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट 2 अगेन, सॉरी आई नॉट अपॉन रूट 2। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा P average, power average of resistive circuit equals to V RMS
इंटू आई आर एम एस इंटू √2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, पी एवरेज आ गया प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस सिंपली। ये एवरेज पावर ऑफ प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, एवरेज और मीन पावर ऑफ प्योरली रजिस्टिव सर्किट। याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ओके, तो ये हमने रेजिस्टेंस के लिए देख लिया। इसका एक और चीज़ बाकी है, फेज़र डायग्राम और ग्राफ्स इसके और देखने हैं। तो पहले हम फेज़र डायग्राम बनाते हैं सर्किट इस केस के लिए। फेज़र डायग्राम, ओके, फेज़र डायग्राम में एक्स और वाई दो एक्सेस बनानी होती हैं पहले, और पहले हम बनाएंगे इसमें रेफरेंस जो लिया था हमने, रेफरेंस लिया था V0 sin ओमेगा t वोल्टेज। और सपोज़ अगर R ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे V जो है वो करंट से बड़ा आएगा, तो वोल्टेज बनाया हमने ये, और इसका जो एंगल होता है, फेज़ होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ आता है, यानी ओमेगा टी आएगा। इसकी जो लेंथ है वो V0 शो करेगी, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पर वो हमें V शो करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अब करंट की इक्वेशन क्या आई थी, करंट भी हमारे पास सेम आई थी, I0 sin ओमेगा टी, तो वो भी यानी सेम एंगल पर है, सेम फेज पर है, तो उसकी लेकिन वैल्यू उसकी इससे छोटी है, तो थोड़ा छोटा एरो बनेगा। तो यहाँ पे ये शो करेगा हमें I0 इसकी लेंथ, और इसका प्रोजेक्शन हमें शो करेगा I। ये इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा, I और करंट और वोल्टेज का। ठीक है, ये y एक्सिस एंड दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ दिस केस। अब बनाते हैं इसका नॉर्मल ग्राफ, जैसे हम पहले से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में भी यहाँ पे वोल्टेज या करंट दोनों आएंगे, यहाँ पे टाइम आएगा या एंगल आएगा, फेज़ या एंगल कुछ भी ले सकते हैं, फेज़ या टाइम। पहले हम रेफरेंस था वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी, यानी साइन का फंक्शन है, तो साइन का ग्राफ बन जाएगा सिंपली। और उसके बाद थी करंट का भी यही आ रहा था साइन ओमेगा टी, यानी ग्राफ सेम शेप का बनेगा, बट वैल्यू मैक्सिमम जो है वो करंट की थोड़ी सी कम है वोल्टेज से। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ थोड़ा जो हाइट में छोटा बनेगा इससे, बाकी पॉइंट सारे सेम मीट करेंगे। तो ये ग्राफ हो गया इसका। यहाँ पे ये V0 वैल्यू है मैक्सिमम, ये I0 वैल्यू है मैक्सिमम। इसकी इक्वेशन है V0 sin ओमेगा टी, और इसकी इक्वेशन है I0 sin ओमेगा टी। ये पॉइंट है π/2 का या T/4, हाफ 1/4 साइकिल है। ये पॉइंट है पाई या T/2, और ये पॉइंट है 2 पाई या T यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ साइकिल है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के लिए देख लिया कैसे AC बिहेव करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ AC थ्रू अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, इसको समझने से पहले हमें लीड और लैग का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले हम लीड और लैग का कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसे करेंगे। फेज, लीडिंग और लैगिंग, ये बस आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए है। तो सपोज़ हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं, जैसे वोल्टेज की इक्वेशन दी है V0 sin ओमेगा टी, ये हमारी रेफरेंस इक्वेशन है, ये रेफरेंस पॉइंट है। और करंट इससे एक आ रहा है I0 sin ओमेगा टी -5, ठीक है। और एक दूसरा करंट आ रहा है I डैश इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो इक्वेशन से लीडिंग और लैग का कंसेप्ट पता करने का सिंपल सा तरीका ये है कि चलो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका, ग्राफ बेस्ड। तो ग्राफ में पहले तो रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस है V0 sin ओमेगा टी, यानी साइन का फंक्शन सिंपली। तो साइन का फंक्शन का ग्राफ ये हो जाएगा सिंपल। इसके बाद इसके बाद बनाते हैं I का। तो I में -5 लिखा हुआ है, -5। तो -5 का मतलब है, अगर फेज़ में माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब वो आगे शिफ्ट कर जाएगा। माइनस लिखा हुआ है तो वो आगे शिफ्ट करेगा, याद रखने से। माइनस का मतलब शिफ्ट अहेड,
ठीक है, और प्लस लिखा है, इसका मतलब शिफ्ट बैक, शिफ्ट बैक। तो ये फाई एंगल आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी सपोज फाई एंगल आगे का मतलब ये पॉइंट हो गया, तो ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है। और प्लस का मतलब पीछे शिफ्ट करना है, तो प्लस थीटा, सपोज थीटा यहाँ पर है, इतना शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है। ये मतलब है इसका, यानी ये थीटा शिफ्ट है और ये फाई शिफ्ट है, और ये हमारा रेफरेंस है 0 पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर रेड वाली लाइन क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ग्रीन वाली लाइन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, और ब्लू वाली लाइन आई नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। यानी एंगल में अगर कुछ माइनस हो रहा है तो ग्राफ आगे शिफ्ट करेगा, कुछ प्लस हो रहा है तो ग्राफ पीछे शिफ्ट करेगा। और इसमें अब लीड और लेग का मतलब क्या होगा, अगर एंगल में कुछ प्लस हुआ तो वो लीड है, अगर एंगल में कुछ माइनस हुआ तो वो लैग है, ठीक है। और एंगल के डिफरेंस से, यानी फेस के डिफरेंस से हम बताएंगे कि कितना लीड है और कितना लैग है। यानी आई इज लैगिंग बिहाइंड वी बाय फाई, ठीक। सेकेंड, आई डैश इज लीडिंग अहेड वी बाय थीटा, हम वी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और तीसरा, आई और आई डैश में देखते हैं, तो आई और आई डैश में आई लैग कर रहा है क्योंकि एंगल कम है, आई डैश लीड कर रहा है, एंगल ज़्यादा है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई लैगिंग बिहाइंड आई डैश, या आई डैश लीडिंग बिहाइंड आई, तो कैसे भी करके लिख लो। तो मैं सपोज ऐसे लिख देता हूँ, आई डैश इज लीडिंग आई बाय, कितना फेज डिफरेंस है टोटल कर दो, तो थीटा प्लस फाइव फेज डिफरेंस आएगा टोटल बाय थीटा प्लस फाइव। तो ये लीडिंग का और लैगिंग का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सॉरी प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो जैसे हमने पहले रेजिस्टेंस ली थी सिंपल एक, अब यहाँ पे सिंपल एक हमें इंडक्टर लेना है जिसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देना है। इंडक्टर की वैल्यू है एल, सपोज ये एसी सोर्स है, इसमें रेफरेंस के लिए ले लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी सपोज, और इसका वोल्टेज हो गया इंडक्टर का वी एल। और क्योंकि ये प्योरली इंडक्टर है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई कैपेसिटेंस नहीं होगी। ओके, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। क्या निकालना होता है हमें, करंट निकालनी होती है, फिर फेस चेक करना होता है कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला होता है एल डी आई अपॉन डी टी, हमें यहाँ पे आई निकालना है, और वी एल जो है वो वी के बराबर होगा, वी यहाँ पे दिया हुआ है हमें कितना, एल बराबर क्यों होगा, दोनों पैरेलल में इसलिए, और वी का वैल्यू दिया हुआ है हमें वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई वाले टर्म्स, टी वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, आई वाला टर्म एक तरफ, तो डी आई इक्वल्स टू आ गया वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 टू आई 0 टू टी। ओके, आगे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। आई का इंटीग्रेशन सॉल्व करके आई आ गया, ये वी नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, लिमिट लगा के भी सेम आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आ गया, और यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको कॉस ओमेगा टी को हमें चेंज करके साइन में लाना पड़ेगा ताकि हमें क्लियरली फेस डिफरेंस दिखाई दे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली कन्वर्ट कर देंगे। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस, पहले कॉस को साइन में लिखते हैं, तो कॉस को साइन में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस को हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इससे आ जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को चेक करके हमें क्लियरली पता चल रहा है कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट इज लैगिंग behind
वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, वो और देखते हैं यहाँ पे। इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को मुझे आइडियली ऐसे लिखना चाहिए, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन वॉट एवर जो भी आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आएगा। आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आएगा, ठीक है। अब ओम्स लॉ से क्या होता है, आई नॉट आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, यानी वोल्टेज के नीचे जो आता है वो रेजिस्टेंस होती है। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जो नई चीज़ आ रही है वो रेजिस्टेंस जैसी है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, वो इंडक्टर की वजह से आ रही है। वो इंडक्टर से जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है वो है तो उसको हम यहाँ पे कुछ अलग नाम देंगे, सिंबल देंगे, और वो नाम और सिंबल है एक्स, और क्योंकि ये इंडक्टर की वजह से आ रहा है तो एक्स एल। तो ये आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स एल है, और एक्स एल यहाँ से इक्वल्स टू आ गया ओमेगा एल के, या और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल के, यानी एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, क्योंकि एल कांस्टेंट होता है जनरली हमेशा नहीं। और इस एक्स एल नई क्वांटिटी का नाम है रिएक्टेंस जब एक्स लिखा जाएगा, और क्योंकि ये इंडक्टिव नेचर की है तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है एक्स एल। अगर ये कैपेसिटिव होती तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी लिखा जाता, ठीक है। इसमें इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी रेजिस्टेंस की जगह पे आई है, तो उसका नाम सिंबल वगैरह अलग है, लेकिन मैथमेटिकली ये प्योरली वही रेजिस्टेंस ही है बेसिकली, है ना। इसका काम भी वही है, इसका काम करंट को अपोज करना है, ठीक है, और इसकी यूनिट वगैरह सब कुछ सेम वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, तो इसकी ऐसा यूनिट ओम ही होगी, स्केलर नेचर होगा, डायमेंशन वही सेम होगी जो रेजिस्टेंस की होती है। इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टिव एलिमेंट टू अपोज द करंट। तो यहाँ पे ठीक है, ये एक्सेल आ गया अपने पास। इसके बाद हमें यहाँ पे पावर निकालनी होती है, तो पावर निकाल के देखते हैं। बाय द वे एक्सेल और एफ का ग्राफ से पूछा जाता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, वो बना सकते हो आप, इजी है। अब यहाँ पे पावर निकालते हैं इस केस के लिए। तो पावर का फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या होता है, V इंटू आई, और पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर देखेंगे। तो V का फॉर्मूला यहाँ पे था V नॉट साइन ओमेगा टी, I का फॉर्मूला यहाँ पे आया था I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। V नॉट I नॉट को एक तरफ रखो, साइन ओमेगा टी एज इट इज़। साइन ओमेगा टी माइनस 90 को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, जो हमारा एक्चुअल में आया था पहले, तो ये हो जाएगा माइनस V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 बाय द फॉर्मूला साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब एवरेज पावर निकालते हैं, तो पावर एवरेज इक्वल्स टू माइनस V नॉट I नॉट तो सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। हमें साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालना पड़ेगा। अब साइन थीटा का ओवर 1 साइकिल एवरेज आता है 0, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब पावर एवरेज यहाँ पे आ जाएगी 0, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर होती है 0, बिकॉज साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज या साइन थीटा का एवरेज इज़ 0। तो हमारा एवरेज पावर ये आ जाएगी। अब हमें इसके फेजर डायग्राम और नॉर्मल ग्राफ बनाने हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो पहले फेजर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पहले ड्रॉ किया, फिर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस था हमारा वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसकी इक्वेशन ये हो गई, ये है V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसकी वैल्यू V नॉट शो करेगा, ये एंगल है ओमेगा टी। अब करंट इससे 90 डिग्री पीछे है, तो पीछे का मतलब होता है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे मैंने पहले बताया था फेजर डायग्राम, तो ऊपर की तरफ लीड का होगा, नीचे की तरफ लेग का होगा। करंट लेग कर रही है तो वो नीचे की तरफ बनेगी, और कितना एंगल नीचे, 90 डिग्री एंगल नीचे, क्योंकि हमने देख चुके हैं वो 90 डिग्री लेग कर रही थी। तो ये आई की इक्वेशन आएगी, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये एंगल होगा यहाँ पे 90, और ये एंगल होगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इसका ये लेंथ जो होगी वो आई नॉट शो करेगी, इसका प्रोजेक्शन जो है वो हमें आई शो करेगा, इसका प्रोजेक्शन हमें वी शो करेगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो ग्राफ में पहले की तरह पहले रेफरेंस था वोल्टेज यानी वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन का फंक्शन सिंपली, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी का हो गया। अब करंट कर रही है लैग, और लैग के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पी आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो 90 डिग्री लैग कर रही है तो हम 90 डिग्री आगे शिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ से क्रॉस करके जाएगी। तो ये करंट का केस बनेगा, ये टाइम या थीटा, ये वोल्टेज और करंट, ये इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 180 2 पाई कंप्लीट साइकिल टी, ये टी बाई 2 0। तो ये इसका हो गया ग्राफ। ओके, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे फिनिश। मैं रिएक्टेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ, अगर आप नहीं बना पाओ तो रिएक्टेंस यानी एक्स की डेफिनेशन। सो अब इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए। इट इज़ द अपोज ऑफ करंट caused by inductive or capacitive element, inductive or capacitive element in a circuit, and it is equals to the ratio of voltage of inductor or capacitor to the current through it, ओके, यानी x इक्वल्स टू वी अपॉन आई सिंपली। अगर एक्स एल के लिए लिख रहे हैं तो वी एल अपॉन आई एल, एक्स सी के लिए लिख रहे हैं तो वी सी अपॉन आई सी, और इसकी वो यूनिट वगैरह मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ऐसा यूनिट ओम, नेचर स्केलर, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस डायमेंशन ही आएगी इसकी बेसिकली। ओके, ये हो गया रिएक्टेंस, और हमने प्योरली रेजिस्टिव कर लिया था, प्योरली इंडक्टिव अभी कर लिया, अब बचा है हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक इज AC through a purely capacitive circuit, ओके। तो यहाँ पे सिंपली एक कैपेसिटर होगा जो कनेक्टेड होगा AC सोर्स से पहले की तरह, यानी इसकी रेजिस्टेंस 0 है, इंडक्टेंस 0 है, सिर्फ कैपेसिटेंस है यहाँ पे C वैल्यू की, वोल्टेज कैपेसिटेंस का VC, रेफरेंस के लिए हमने ले लिया V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी AC सोर्स। करंट निकालनी है, वोल्टेज ऑफ VC इक्वल्स टू V वोल्टेज सोर्स का, और उसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए क्या, Q अपॉन C, और I का फॉर्मूला होता है dQ अपॉन dt। तो हमें I निकालना है फाइनली, तो d अपॉन dt, Q की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से, वो हो जाएगी CV, तो C बाहर आ गया, अंदर बचा d अपॉन dt, V की वैल्यू लगा दी वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट भी कॉन्स्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा I इक्वल्स टू सी वी नॉट बाहर आ गया, d अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू कंपेयर इट विद वोल्टेज, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमें वी नॉट डिवाइड समथिंग चाहिए, क्योंकि आई इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइड समथिंग होता है, तो ओमेगा सी को हम नीचे ले जाएंगे, तो नीचे लेके जाएंगे तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, इसको अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन से जो कि वोल्टेज की इक्वेशन है, तो क्लियरली पता है कि हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एडिशन मिल रहा है साइन के फंक्शन में, फेज में, यानी इन दिस केस यानी कैपेसिटिव केस, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे करंट लीड कर रही है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा था, यानी दोनों एक दूसरे के काइंडली अपोजिट है। ठीक है,
ओके, इसके अलावा इसको हम कंपेयर करेंगे आई नॉट से, तो यहाँ से हमारे पास आई नॉट इक्वल्स टू आएगा आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा c, और इसको हम लिखेंगे एक्स सी। तो पहले की तरह एक्स सी यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यूनिट वगैरह सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यानी एक्स सी का फॉर्मूला हो गया 1/ओमेगा c या 1/2πfc। ये एक्स सी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से क्लियर है कि एक्स सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी सर्किट में, उतना करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो हमें इन्फिनिट रेजिस्टेंस मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी ज़ीरो कब होगी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो कैप्चर होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है, रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है। अब बस इतना याद कर लो आप, इसका उल्टा हो जाएगा इंडक्टर में। तो दोनों को हम देख सकते हैं ऐसे, है ना, एफ इज़ वेरी लो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम and it will cause Xc to be very high and current to be ज़ीरो, यानी ओपन सर्किट। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, जो हम पहले भी एक्चुअली कर चुके हैं, इसके हमने क्वेश्चन किए थे। स्टेडी स्टेट करंट की स्टेट बोलते थे उसे, उस स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था आफ्टर लॉन्ग टाइम। और यानी स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट का उल्टा शॉर्ट सर्किट होता है। यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है इन्फिनिटी, स्टार्टिंग में उसकी रिएक्टेंस है ज़ीरो, यानी स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ओपन सर्किट। इंडक्टर में उल्टा हो जाएगा, इंडक्टर में स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी उसकी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इन्फिनिट होगी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम उसकी रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे इंडक्टर को मैंने ले लिया, तो इंडक्टर करंट के चेंज को रोकता है। जब करंट चेंज ज़्यादा होता है तो वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है करंट को, यानी वो रिएक्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो करंट चेंज कब होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, सर्किट का स्विच जो है उसे क्लोज करते हैं। तो जब स्विच क्लोज करते हैं, करंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती है। तो करंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती है स्टार्टिंग में, तो जो इंडक्टर है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, यानी रिएक्टेंस प्रोवाइड कराता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे करंट मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो कांस्टेंट हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस केस में जो इंडक्टर है वो रिएक्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, करंट को अपोज नहीं करेगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो चुकी है। तो यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा की तरह बिहेव करेगा, यानी वो रेजिस्टेंस जो रिएक्टेंस है वो ज़ीरो देगा, स्टार्टिंग में इन्फिनिट और वेरी लॉन्ग टाइम के बाद ज़ीरो। इसका उल्टा कैपेसिटर के साथ होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से इसे फुल देख सकते हो, याद रख सकते हो। ओके, हमने ये निकाल दिया, अब इसकी पावर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला वी की वैल्यू थी यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू आई थी हमारे पास आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी आई थी ना, आई नॉट साइन, हाँ कॉस ओमेगा टी आई थी, तो डायरेक्ट कॉस ही लिख देते हैं, कॉस ओमेगा टी। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ वी नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ट्रिग्नोमेट्री से। फिर इसका हम एवरेज लेंगे, पी एवरेज, तो वी नॉट का एवरेज वी नॉट, आई नॉट का एवरेज आई नॉट, 2 का एवरेज 2, बट साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज ओवर 1 साइकिल होगा ज़ीरो, जो पहले मैं बता चुका हूँ। यानी एवरेज पावर इसकी आएगी ज़ीरो। यानी प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव दोनों केसेस में एवरेज पावर ज़ीरो आ रही है। यानी जो हमारी पावर आती है वो रेजिस्टेंस से आती है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है तो पावर नहीं आएगी। इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर नहीं देंगे। ओके, तो ये पावर निकाल दी हमने। इसके बाद फेज़र डायग्राम और ग्राफ। तो नेक्स्ट है फेज़र डायग्राम इस केस का। तो फेज़र डायग्राम में पहले की तरह दो एक्सिस एक्स और वाई, और पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी
एक्स के साथ इसका एंगल है ओमेगा टी, और करंट लीड कर रही है तो वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ बनेगी 90 डिग्री पर वोल्टेज से, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल, टोटल एंगल 90 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, और ये इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, राइट। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आई देगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे वी देगा। ये वी नॉट वैल्यू है इसकी लेंथ की और इसकी वैल्यू आई नॉट है इसकी लेंथ की। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ में भी पहले की तरह है, पहले रेफरेंस जो कि वी नॉट साइन ओमेगा टी है वोल्टेज एसी सोर्स का, तो उसका ग्राफ साइन सिंपल, और करंट लीड कर रही है, तो करंट लीड कर रही है यानी वो पहले पीछे बैक हो जाएगी, तो इससे पहले से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी करंट, तो वो यहाँ से जाएगी 90 डिग्री के शिफ्ट पर, 90 डिग्री ज़्यादा आगे चल रही है वो करंट, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ओके, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये टाइम और थीटा, ये पाई बाई 2, ये पाई या टी बाई 2, ये 2 पाई या टोटल टाइम टी, वोल्टेज और करंट। ओके, इस केस का ग्राफ भी हो गया, यानी ये केस भी कंप्लीट है। तो हमने सारे प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले टॉपिक कर लिए। अब इनके कॉम्बिनेशंस करेंगे।